अनुराग कश्यप से अगर कुछ आप कहना चाहें जो आज तक आपने उनसे कहा नहीं. I just want Anurag Kashyap to please go back to Gangs of Wasseypur days. After Gangs of Wasseypur, Dangal was the most difficult one क्योंकि पूरे प्रोसेस में लगभग 1.5 साल लग चुके थे. मैंने कम से कम 16,000 बच्चों का ऑडिशन किया था. माय गुडनेस. मुझे लगा था जब मैंने पहली बार कास्टिंग बारे मुझे बोला गया, मेरे मन में आया था मुझे तुझसे ना हो पाएगा यार. तो सुशांत को देख के लगा कि यार इसके साथ दोस्ती हो सकती है, शायद मेरी उससे बात हो जाती, शायद मुझे कुछ मालूम होता. तो इतने सारे सवाल है जो आज तक अनआंसर्ड है. तो आई एम ऑल्सो आस्किंग कि शायद मुझे बता देता क्योंकि दोस्त था, भाई था. ऑलराइट. सो मुकेश, कल आपने कुछ ऑडिशंस आपने देखे, कुछ यहाँ का टैलेंट आपने देखा, कि आपको ये लगा कि आप यूएसए में बैठे हुए, कि आपको लगा कि आप कहीं पर बॉम्बे में कहीं पर आपके सामने कुछ एक्साइटिंग से प्रोस्पेक्ट सामने आ रहे हैं? नहीं, मेरे को 2-3 लोग मिल भी गए हैं कल. मैंने उनका नाम नंबर भी लिख लिया है. क्या बात. क्योंकि मैं हमेशा सकता था कि जब भी मैं बॉलीवुड में फिल्म में काम करता हूँ तो मोस्टली एक्टर चंडीगढ़, इंडिया के आसपास ही आते हैं, कुछ यूके से आते हैं. हमेशा लगता था अमेरिका से इतने इंडियन एक्टर कम क्यों आते हैं. आई थिंक इस पूरे प्रोसेस के दौरान विल मीट न्यू एक्टर जिनको मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड फिल्म के अंदर दिखाई दें. क्योंकि हर बार ऐसे क्यों कि हम चंडीगढ़ पंजाब से हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं एक्टर बॉम्बे में फिल्म में काम करने के लिए. आप जब कल आप देख रहे थे ऑडिशंस में, आपको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था. आप किसी भी एक्टर को ऐसा नहीं महसूस कराना चाहते कि वो किसी कंपटीशन में है. आपने कहा भी कि कंपटीशन मत करिए, सबको हम सुनेंगे, सबको देखेंगे. एक्टर्स की जो एक सेंसिटिविटी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? मेरे लिए क्योंकि एक्टर बहुत वनरेबल होता है. मुझे कंपटीशन, ये नंबर्स, जजिंग, ये सब मुझे आई हेट ऑल दिस वर्ड कि इसको जज करो या इसको कंपटीशन में डालो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब नंबर 1 ही हैं. बस आपको थोड़ा पुश चाहिए होता है. और एक्टर इतना सेंसिटिव होता है ना कि वो बहुत जल्दी हर्ट होता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो अपने क्राफ्ट के साथ इमोशनली अटैच होता है. क्योंकि हम बाथरूम में भी अगर गाना गाते तो वी थिंक कि बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो आई डोंट लाइक टू ब्रेक द कॉन्फिडेंस. ऐसे नहीं, आप कर सकते हो, तो मैं किसी को जज नहीं करता हूँ. आई डोंट गिव देम मार्क्स. जिसको भी एक्टिंग करना है मैं कोशिश करता हूँ कि सबको पुश करूँ जेन्युइनली, जिसको भी ट्राई करना है. क्योंकि आई एम नोट टू से नो कि यू कैन डू इट, यू नेवर नो. क्योंकि बॉम्बे में एक फ्राइडे में लाइफ बदल जाती है. किसकी बदलती है यू कैन प्लान. मैं बोल दूँ आपकी बदलेगी नहीं, किसी की भी बदल सकती है. इफ योर पाथ इज राइट, इफ योर थिंकिंग करेक्ट, इफ योर पॉजिटिव, यू कैन मेक इट. ग्रेट. शाहरुख खान फैंस कौन कौन से यहाँ पर? कौन शाहरुख खान का फैन नहीं है, मुझे वो मिलना चाहता है. पहले तो ये बताएं कि शाहरुख खान साहब, जो उनकी मीटिंग्स होती हैं वो रात में करीबन 11-12 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं और रात भर जो है वो उनकी सुबह होती है. कैसा तजुर्बा था उनके साथ में काम करने का? हमेशा ही, पहले भी किया आपने? हमेशा ही बहुत अच्छा. चक दे इंडिया की कास्टिंग में इनका हाथ था. चक दे हुआ, भूतनाथ हुआ, 0-1, बहुत सारा काम उनके साथ किया है जी. और उनके साथ टाइम बिताना एक अपने आप में एक पॉजिटिविटी मिलती है. इतने एनर्जेटिक है, इतने वार्म है, इतना सपोर्ट करते हैं हर आदमी का. कोई भी उनसे अगर अनजान आदमी भी उनको मिलेगा जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, लगने लगेगा कि वो उनके ही हैं. तो उनकी खासियत है, ताकि तभी तो वो शायद जहाँ पर आज हैं वो उनके, उसके पीछे अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है, ताकि उनको इतनी सपोर्ट मिलती है, इतना प्यार मिलता है. जिस हिसाब से वो लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, जिस हिसाब से काम को लेते हैं. मैंने उनको सेट पे भी परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, वो इतनी मेहनत करते हैं. उनकी आप देखोगे उनके नींद में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी वो एक्शन फिल्म में भी दिन जान लगा देते हैं. और मीटिंग में भी वो पूरी फोकस करके रहते हैं, हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में. अगर आपको लगता है कि आप 24 घंटे काम करते हैं तो 48 आवर्स काम करते हैं. क्या बात. वो ऐसी ही उनकी खास बात है, क्योंकि वो आज भी 24 घंटे काम ही करते हैं. आप चाहे उनके सेट पे मिलो, उनके घर पे जाइए, उनके आइडियाज, उनके काम, वो 24 घंटे लगता है ना कि एक जगह पे आने के बावजूद भी आपको क्या जरूरत है काम करने की, लेकिन नहीं, ही इज एट इट ऑल द टाइम, इज एट इट. दैट्स व्हाई ही इज शाहरुख खान. एब्सोल्युटली. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. हमें बहुत आई थिंक ये जो आप लोग जिस तरीके से, जिस जज्बे से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट्स ट्रूली अमेजिंग. तो मुकेश, आप भी दिल्ली के हैं, शाहरुख साहब भी दिल्ली के हैं, और शाहरुख थिएटर से उनका भी रिश्ता रहा है. मतलब ही इज समवन हु स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर एज वेल. यस. कुछ उसके बारे में कभी बात हुई शाहरुख खान से? हाँ, जब भी एक तो होता है कि नेचुरली है, जब दिल्ली के लोग मिलते हैं ना तो दिल्ली की बात शुरू हो जाती है. क्या बात. एक्चुअली वी ऑल कनेक्ट विद फूड. एंड जैसे अगर छोले भटूरे, राजमा चावल, अगर आप इसकी बातचीत ना करो दिल्ली वालों के साथ तो कुछ मतलब नहीं बनता.
तो आई थिंक उनके साथ भी रिश्ता जब भी बात होती है दिल्ली की, एंड बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब उनको पहली बार मिला था, मैं आई वाज इन 12th क्लास, वो दिल से फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं वहाँ पे छोटी सी मदद करने के लिए गया था। इमेजिन तब से लेके अब तक उनका तो ऐसा रिश्ता है राइट। कि दिल से, आप लोगों को शायद याद हो, उसमें 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे जो शायद कास्टिंग वक्त उनकी हेल्प करी थी उस वक्त, बहुत इसलिए 96-95। क्या बात है। फिर हम थिएटर की बात करते हैं, बरी सर की बात करते हैं, मनोज बाजपेयी की बात करते हैं, ऋतुराज की बात करते हैं, रघुवीर यादव की बात करते हैं, सब एक थिएटर ग्रुप में थे, जो वेरी जोन का थिएटर ग्रुप होता था, उसमें सब लोग थिएटर करा करते थे। उनसे उस तरह की बहुत बातचीत होती है नाटक को लेकर, और जब उनके साथ आप किसी भी टॉपिक पे बात करोगे, उनके पास हमेशा उसके बहुत करेक्ट आंसर्स होते हैं। क्या बात है। जब मुकेश जिस दिन आने वाले थे, उससे एक रात पहले मेनका जी से मेरी बात हो रही थी। तो मेनका जी से मैंने कहा कि मेनका जी, मुकेश दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, और छोले भटूरे बहुत पसंद हैं इनको। तो मेनका जी ने जैसे ही मुकेश जैसे ही आए हैं 5 तारीख को, तो लंच जो है वो एक छोले भटूरे का हुआ मुकेश का, एंड ही वाज राइट एट होम इन सियाटल। एंड मुझे लगता है कि जो भी आदमी राजमा चावल और छोले भटूरे पसंद नहीं करता वो अच्छा इंसान नहीं है। क्या सियाटल से इनको कम्प्लीटली, ही इज कम्प्लीटली एट होम। एक बहुत ही अच्छी बात थी कल जो ऑडिशंस जिस तरीके से हमने देखे, कि उसमें बहुत सी आई थिंक लड़कियां थी, बहुत सी यंग गर्ल्स वर पार्टिसिपेटिंग एंड दे वर सो एंथुजियास्टिक। और जिस तरीके से पेरेंट्स वहाँ पर आए थे और जिस तरीके से उन्होंने इंकरेज किया, इनफैक्ट एक तो देयर वाज दिस यंग गर्ल जो कि ऑडिशन नहीं भी करने वाली थी, बट मुकेश सेंस्ड कि दैट शी इज एन एक्टर एंड शी वुड वांट टू परफॉर्म. So Mukesh requested her that you should come over and just do some monologue or something, and she did an outstanding job as well. तो I think मुझे लगता है कि सभी लोग, हम लोग यहाँ पर लड़कियों का जो एक ग्रोथ है उसको सपोर्ट करते हैं, and it's a very very important part of our culture. एक फिल्म आई थी दंगल, आप लोगों ने देखी? So दंगल, मुझे लगता है कि, और ये आई थिंक सब लोग उसको एडमिट करते हैं कि दंगल फिल्म नहीं बन सकती थी अगर उसकी 4 लड़कियां जो उसके अंदर हैं, बबीता और गीता, जो उनके बचपन का और जो उनके बड़े होने का जो पोर्शन है, अगर वो 4 लड़कियां नहीं होती तो शायद वो फिल्म नहीं होती. तो उसमें उसके अलावा साक्षी तन्वर जो आमिर साहब की वाइफ, जिन्होंने प्ले किया है, अपार शक्ति खुराना जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है. तो ये सारी कास्टिंग जो है वो मुकेश छाबड़ा ने करी है. और आज फातिमा, सानिया, अपार शक्ति बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं. मुकेश, क्या यादें हैं दंगल की, क्या यादें हैं आपकी? एकदम फ्रेश है, बिकॉज वो बहुत कम फिल्में होती है जहाँ पे आपको बहुत सारा टैलेंट एक साथ लॉन्च करने को मिलता है. किसी फिल्म में आपको एक नई लड़की या एक नया लड़का. दंगल ऐसी फिल्म थी जहाँ पे 4 नई लड़कियों को लाने का मौका मिला. और सबसे आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर, दंगल वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, क्योंकि पूरे प्रोसेस में लगभग 1.5 साल लग चुके थे. मैंने कम से कम 16,000 बच्चों का ऑडिशन किया था. माय गुडनेस. तो वो, क्योंकि नितेश तिवारी के साथ बहुत साल तक काम किया है, चिल्लर पार्टी से लेकर उनकी हर फिल्म किया है, और आमिर सर के साथ ऑफकोर्स रिश्ता, रंग दे बसंती से इतना सारा काम किया है. तो वो लोग दोनों के दोनों मास्टर हैं परफेक्शन के. वो इतना डिटेल में सोचते हैं, काम करते हैं. तो कास्टिंग में भी इसलिए शायद वक्त लगा था क्योंकि हमको दोनों के चेहरे मिलने चाहिए, दोनों का कॉम्प्लेक्शन मिलना चाहिए, हाइट मिलनी चाहिए, स्ट्रेंथ दिखने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, बाल काटने के लिए रेडी होने चाहिए. तो इतना सारा डिटेल में सोचना था. हाँ जी. और हाइट मैच होनी चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें हमने सोच के, उस प्रोसेस में लगभग 1.5 साल लगा था. उसके दौरान हमने पहले 16,000 लोगों को ऑडिशन किया. उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके हम लोग 8,000 में आए, फिर 4,000 पे आए, फिर 2,000 पे आए, फिर 500 पे आए. फाइनली 200 लोगों तक पहुँचे कि ये थोड़ा दिखने लगा किस तरह के लोग. पूरे हिंदुस्तान में ऑडिशन हुआ था, नॉट इन जस्ट बॉम्बे, चंडीगढ़, हरियाणा, बेंगलोर, दिल्ली, हर जगह. उसके बाद फाइनली 40 पे हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे, जिसके अंदर मृणाल ठाकुर भी उसी ऑडिशन के अंदर थी. बहुत सारे लोग थे उसी ऑडिशन के दौरान. ओके. 40 के साथ फिर आमिर सर से बात की कि सर अगर आप इन सबके साथ एक बार खुद सीन करेंगे तो वी कैन सी बेटर. तो ही एग्रीड. ही केम टू माई ऑफिस एवरी डे फॉर 7-8 days. ही डिड ऑडिशन विद एवरी सिंगल गर्ल. बहुत कम ऐसे स्टार होते जो खुद टाइम निकाल के हर नए न्यू कमर बच्चे के साथ ऑडिशन करते हैं. ही केम एवरी मॉर्निंग टू टिल नाइट. हर उस बच्चे के साथ ऑडिशन किया जो शॉर्टलिस्ट हुए थे.
क्योंकि वो आमिर सर की ग्रेटनेस है, क्योंकि उन्होंने इतना वक्त निकाला, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। बोलते हैं तुझे जैसे करना है तो कर, पूरी फ्रीडम देते हैं, मैं हूँ। ऑफ कोर्स। तो मैं खुद ऑडिशन में उनको बोलते थे कि सर एक बार और टेक करते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ करते हैं ना, तू टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस इतना कमाल का था। उसके बाद हम फाइनली 4 पे आए, फिर 8 पे आए, फिर 4 पे आए, जिसमें से 2 ये छोटी थी और फिर 2 बड़ी थी, एक सानिया, फातिमा, सुहानी और जायरा वसीम। तो ये प्रोसेस ऐसा चला। देखिए कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, मैं आपको बताऊँ कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। क्यों मुकेश छाबड़ा इंडस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है, मैं आपको बताता हूँ ना। कहानी ये है कि इतने सब 16,000 ऑडिशन हुए, ये सारे हुए। फातिमा, सना शेख शुरू में, और इवन सानिया मल्होत्रा, दोनों इनिशियली जो उनके ऑडिशंस थे वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। अब आप ये देखिए, बिलीफ देखिए इस शख्स का। इन्होंने रिक्वेस्ट करा कि दे शुड बी गिवन अनदर चांस। वो प्लीज वो कहानी बताइए। और क्योंकि होता क्या कि ऑडिशन ऐसा प्रोसेस है ना, मैक्सिमम जो एक्टर्स है वो नर्वस हो जाते हैं। जो पोटेंशियल दिखता है कि यार ये बहुत अच्छा कर सकता है, तो एक बार और पुश करते हैं। तो इसलिए हम ऑडिशन बार बार अगर हमको लगता है कि सही है, ये कर सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एंड तक पुश करूँ जब तक वो सही है। मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, कोई चांस नहीं पुश करने का, तब मैं छोड़ देता हूँ। नहीं तो मैं एंड तक। सानिया मल्होत्रा का पहला, उसने बड़ी बहन के लिए ऑडिशन दिया था, लगा कि नहीं छोटे के लिए ऑडिशन करना चाहिए, क्योंकि बड़ी के लिए शायद वो परफॉर्मेंस करेक्ट नहीं है, छोटे के लिए करेक्ट है। फिर शी केम बैक एंड डिड अ छोटी बहन का रोल, और फिर उसने वो ऑडिशन दिया। तो फातिमा को पहले मना कर दिया कि नहीं यार इसने ये नहीं वर्क कर रहा। तो ये सब एक्टर के साथ होता है। अगर आप किसी फिल्म के बारे में देखोगे कि बहुत मुश्किल से लोगों को ये बिलीव कराने में लगता है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे बिलीव करना पड़ता है, ताकि मैं वो कन्वेंशन के साथ डायरेक्टर को बोल सकूँ। सबसे अगर मैं खुद बिलीव नहीं करता, अगर मुझे एक बार बिलीव हो गया तो मैं पूरी जान लगा दूंगा कि जब तक वो एक्टर का कास्ट नहीं होता। तालियां होनी चाहिए। जैसे आपने ये भी देखा था कि राजू सर ने जिस तरीके से कहा कि ही हैज अ सेंस फॉर द कास्टिंग एंड ही हैज अ सेंस फॉर द राइट सॉर्ट ऑफ एक्टर फॉर दैट, विच इज अमेजिंग। ये मुझे लगता है कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है अपने काम से, और ये शख्स मोहब्बत करते हैं अपने काम से हर तरीके से। और इसी फिल्म का एक और बहुत अहम हिस्सा थे अपार शक्ति खुराना, आयुष्मान खुराना के जो भाई हैं, बहुत उनका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। और उनका जो पूरी कहानी है, मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि जो कि मुझे अपार शक्ति ने बताया। और देखिए इसीलिए आप सब लोग जो यहाँ पर एक्टिंग के जो आप लोग एस्पिरेंट्स हैं या डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सब्र, पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने, जैसे मुकेश छाबड़ा ने, अगर किसी वजह से बोला कि साहब आप इस किरदार के लिए सही नहीं हैं, तो आप उनके कन्विक्शन पे ट्रस्ट करें। बिकॉज आपने अगर ट्रस्ट किया एंड इफ यू मेंटेन द रिलेशनशिप, तो आगे चल के आपको एडवांटेज हो सकता है। एंड वो कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊं। अपार शक्ति खुराना को किसी रोल के लिए मुकेश ने फाइनलाइज किया, फिर उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि शायद वो उसके लिए सही नहीं है। ही टोल्ड हिम कि दैट ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं सही रोल आएगा तो मैं तुम्हें उस वक्त तुमको मैं लेकर आऊँगा और तुम रियलाइज़ करोगे कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। एंड देन दंगल हैपेंड। दंगल में एक मोबाइल फ़ोन पे ऑडिशन करने के लिए बोला अपार शक्ति को। उन्होंने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया, भेजा इनको, इन्होंने आमिर को दिखाया एंड आमिर अप्रूव्ड इट। सो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर अपार शक्ति का भी है कि उन्होंने सब्र रखा और इन पे भरोसा रखा, एंड टुडे ही हैज बिकम अ ह्यूज स्टार। सो एंड अ वेरी फाइन एक्टर, अपने भाई के साथ साथ में अपनी जगह बनाइए। मुकेश कुछ बताएं आप, ये जो कास्टिंग आपके रहा है अपार शक्ति के बारे में, और सब्र क्यों इंपॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए। मैं उससे आप कहानी से थोड़ा पहले बताता हूँ कि उसने मुझे वो आरजे था, मुझे फ़ोन किया था इंटरव्यू लेने के लिए कि सर आपसे बात करनी है, आपका एक छोटा सा बाइट लेना है। फिर उससे बातों बातों बोला कि मैं भी एक्टर हूँ और आयुष्मान का भाई हूँ। और बहुत कमाल के बाद देखिए, लोगों को लगता है कि भाई है तो शायद जान पहचान होगी, मिल जाएगा। उसने आयुष्मान ने आज तक नहीं बोला कि मेरे भाई से मिलो, मैं कभी बताया, क्योंकि वो हमेशा लगता है कि भाई है तो ये जान पहचान से आया होगा, ऐसा फीलिंग लोगों को आती है। ऐसा बिल्कुल उसने मुझे बताया कि फिर उसने मुझे बताया कि आई एम आयुष्मान ब्रदर। मैं अरे आई नो योर ब्रदर रियली वेल। चलो फिर वो इंटरव्यू हुआ, बात खत्म हुई। उसने बोला मैं एक्टिंग करता हूँ और मैं थिएटर भी करता हूँ। तो यहाँ से बात शुरू हुई थी। तो फिर जब दोबारा एक फिल्म के लिए बोला तो उसने ऑडिशन भेजा, मैं बोला इसके लिए करेक्ट नहीं है, कुछ एक इंटरेस्टिंग फेस है इसका, कहीं सही वक्त पे इसको
यूज़ करेंगे जहाँ लगेगा था। फिर आए ये पूरी की पूरी कहानी दंगल की। जब दंगल का स्क्रिप्ट पढ़ा, इस तरह का वो कैरेक्टर था कि बिना कुछ किए वो जो भाई था उनके साथ में रहता है, उसको देख के चेहरे में स्माइल आनी चाहिए थी। अगर आप देखो तो ये सारा खेल था कि उसके चेहरे में स्माइल आनी चाहिए, जो एक उसके फेस में ना एक क्यूटनेस है और एक बदमाशी है। अगर आप अपार को क्लोजली देखेंगे ना, इसलिए वो हमेशा अपने आप को ना कैप से, चश्मे से जिससे कवर करके रखता है। उसको मालूम है कि अगर वो हटा दिया तो उसका क्यूट साइड बाहर आ जाती है। तो उसने उसको जब देखा कि है, तो जब उसको ऑडिशन के लिए बोला कि मेरे दिल्ली में असिस्टेंट था, उसको बोला उसके घर पे जा कि उसको बोले ये सीन करके भेज दे। तो उसने बोला पाजी मैंने तो मैं कभी कितना नहीं, मैं क्या कोई बात नहीं कर ला आज जल्दी कर ले। तो उसने वो क्लिप भेजा और इमीडिएटली जब आया मैंने नितेश और आमिर सर को देखा और आधे घंटे के अंदर वी लॉक्ड अपार शक्ति खुराना। राइट एक मैं इंटरव्यू देखा था मुकेश का, उन्होंने बताया कि मनीष पॉल ने उनको बहुत उनको छोले भटूरे और सब भेजे घर पे, लेकिन कास्ट नहीं किया मुकेश। मतलब बहुत रिश्वत दी लेकिन नहीं होता मुझसे। सो इनका ये बहुत आई थिंक जो एक ईमानदारी है अपने अपने क्राफ्ट की तरफ, वो बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई कास्टिंग अगर है तो वो मेरिट पे है, वैसे नहीं होगी। नाउ साक्षी तन्वर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा थी दंगल का। बहुत से लोगों ने कहा कि आमिर खान के ऑपोजिट आप एक टीवी की एक्ट्रेस को आप कास्ट कर रहे हैं और कैसे आप उसको मतलब जस्टिफाई करेंगे। पिक्चर बहुत बड़ी बन गई और जाहिर सी बात है उनका जो दोनों का एक केमिस्ट्री एक तरीके की है और जो एक दोस्ती है और रिलेशनशिप है वो बहुत ही कमाल का है। लेकिन साक्षी तन्वर की कास्टिंग करना भी, वो भी एक यू नो इट्स नॉट देखिए ये जवान और डंकी में इन्होंने एक बेटा और बहन बना लिया, लेकिन कास्टिंग में ये बहुत डेयरिंग है इनके अंदर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर बहुत शार्प है। तो वो आपने कैसे सोचा उसके बारे में? क्योंकि जब कास्टिंग में डिस्कशन हो रहा था हमारा दिमाग में ये, अगर आप दंगल आपको याद होगी फिल्म के अंदर, कि वो बॉलीवुड का टिपिकल रेगुलर एक्टर कास्टिंग नहीं लगनी चाहिए थी। किसी भी फीमेल स्टार को लेके हम मदद के लिए बना सकते थे, लेकिन मतलब था कि वो रियल वर्ल्ड का हिस्सा लगनी चाहिए। तो साक्षी तन्वर का आइडिया इसलिए आया था कि हमें लगा कि उनके अंदर एक, आप देखेंगे एक फ्रेशनेस थी फिल्म के लिए, और एक माँ वाली जो फीलिंग आती है ना, जो अपनी बेटी के लिए स्टैंड भी ले सकते हैं लेकिन अपने हस्बैंड थोड़ा डरती भी है। तो बहुत डिटेल में हम लोग एक्टर के बारे में सोचते हैं। तो साक्षी का फेस आई थिंक मैं ऐसी आजकल कोई टेलीविजन सीरियल में मार्क्स वगैरह देखते तो सडनली नजर जाते कि अरे ये तो गुड एक्टर, इसको भी अप्लाई सोचना चाहिए। तो ऐसे साक्षी आई, फिर साक्षी को फ़ोन किया और ऑडिशन किया साक्षी ने। जैसे मेरे लिए फिल्म मीडियम बहुत नया है, मैंने कहा आप टीवी में इतना सारा काम किया, वैसे ही आपको काम करना है, टेंशन मत लीजिए। एंड शी केम, गिव अ वेरी गुड टेस्ट एंड आमिर सर कम्प्लीटली फ्रेश, आमिर सर है बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी, चलो लेट्स गो विद दैट। क्या बात है, क्या बात है। जैसे एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री, जिस तरीके की कामयाबी पिक्चर को मिली ना सिर्फ हिंदुस्तान में, वो चाइना में जो रिकॉर्ड बनाया है वो आई थिंक मेरे ख्याल से तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। 1200-1300 करोड़ का बिजनेस किया है वहाँ पर चाइना में। ओके नाउ आप लोगों में कितने लोगों ने गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म का नाम सुना है? तो एक डायलॉग है उसमें कि तुमसे ना हो पाएगा। मुझे लगा था जब मैंने पहली बार कास्टिंग के बारे में मुझे बोला गया, मेरे मन में आया था मुझे तुझसे ना हो पाएगा। सो दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है रेख्ता, जो उर्दू शायरी पे बहुत प्रमोट करते हैं, तो उनका एक उनका शो होता है जश्न रेख्ता। तो जावेद अख्तर साहब, जावेद सिद्दीकी साहब और इम्तियाज़ अली और तिग्मांशु धूलिया के साथ मुझे डिस्कशन करना था। तो हम लोग जब स्टेज पर पहुंचे तो वहाँ पर सामने 5000 लोगों का मजमा था। तो अब जावेद अख्तर साहब के सामने स्टेज पर बात करना, कहीं पर भी बात करना थोड़ा आसान नहीं है, बहुत ही शार्प, एकदम ही इज़ अ वेरी शार्प कॉन्वर्जेशनलिस्ट। तो जैसे हम लोग स्टेज पर गए तो मैं थोड़ा नर्वस था। जब जैसे स्टेज पर गए तो सामने पब्लिक थी, 5000 से 6000 के लोग होंगे और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक। तो पब्लिक सामने बोलने लगी तुमसे ना हो पाएगा। अब मुझे लगा यार मैं ये मुझको कह रहे हैं कि शायद बिकॉज आई वाज एनीवेज नर्वस। देन आई सॉ तिग्मांशु धूलिया हाथ हिला रहे हैं सबको वहाँ पर, और तिग्मांशु धूलिया को कास्ट करना उस किरदार में, और वो इतना बड़ा किरदार बन जाना। एंड तिग्मांशु धूलिया जिस तरीके से सेलिब्रेट किए गए हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि तिग्मांशु धूलिया भी कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं, बैंडेड क्वीन का उन्होंने कास्टिंग करी। हिंदुस्तान के पहले कास्टिंग डायरेक्टर वही।
सो गैंग्स ऑफ वासेपुर की कैसी यादें हैं? 380 से ज़्यादा किरदार एक्टर्स को इन्होंने उसके अंदर कास्ट किया। गैंग्स ऑफ वासेपुर मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे को गैंग्स ऑफ वासेपुर ने हम सबकी लाइफ को चेंज किया है। आज हम लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपनी जगह पर, जितने भी, चाहे उसके अंदर राजकुमार हो, जयदीप हो, हुमा, रिचा, विनीत, हम जितने भी लोग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज भाई, हुमा कुरैशी, रिचा चड्ढा, अनुरिता झा, हम सब, और इंक्लूडिंग मी, साउंड डिजाइनर कुणाल, डीओपी राजीव रवि, हम सबके लाइफ गैंग्स ऑफ वासेपुर की वजह से चेंज हुई है। अगर आज हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर। आई थिंक आई मस्ट थैंक अनुराग कश्यप कि जिन्होंने भरोसा किया कि ऐसी फिल्म बनाने में यहाँ पे कोई स्टार नहीं चाहिए, नए एक्टर लेकर आए। क्योंकि उस वक्त जब उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर का ये जॉब भी नया था, और बहुत कम डायरेक्टर ऐसे होते थे जो फिल्म में नए एक्टर्स को लेने का रिस्क लेते थे। आप देखो कि 12 साल पहले कोई भी नया एक्टर, बहुत कम एक्टर नए आ रहे थे। अब देखो सब, हर शो में, हर फिल्म में नए एक्टर आते हैं, पहले उस वक्त नहीं थे। आई थिंक क्रेडिट गोज टू अनुराग कश्यप, जिन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट को लिखा और ऐसा मौका दिया कि 384 पीपल हैड टू कास्ट, और जीरो एक्सपीरियंस ऑफ कास्टिंग। थोड़ा बहुत कास्टिंग किया था प्रोफेशनली, थोड़ा इधर किया, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म को अकेले संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे साथ मेरी टीम जुड़ी, इसमें आकाश भैया, पवन, महेश, सब ने मिलके, राकेश तरे, हम सब ने मिलके कोशिश की चलो करते हैं, मज़ा आएगा। तो वो प्रोसेस पूरे हिंदुस्तान में, मतलब मध्य प्रदेश से लेकर यूपी में, दिल्ली से, हर जगह से एक्टरों को ढूंढा, और वो उस फिल्म ऐसी कल्ट फिल्म बन गई कि जब भी कास्टिंग की बात होती है, लोग मेरी गैंग्स ऑफ वासेपुर हमेशा बात करते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात मैंने कम 250 फिल्में और कर ली हैं, लेकिन पीपल स्टिल टॉक अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर। क्योंकि अब अपना काम जितना भी चाहे वो दंगल देखूं, या पीके, या संजू, या काय पोचे, या बजरंगी भाईजान, या फैमिली मैन, इतना सारा जो भी काम देखूं, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर हमेशा स्पेशल रहेगी, क्योंकि पूरी लाइफ चेंज हुई है गैंग्स ऑफ वासेपुर की वजह से, तो वो कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने एब्सोल्युटली 250 इन्होंने बोला, 300 ज़्यादा कर चुके हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद। गैंग्स ऑफ वासेपुर 35 फिल्में तो अभी यहाँ पर आने से पहले ये निपटा के आए। अरे 35 साल आने भी वाली हो गई, जब तक मैं बॉम्बे जाऊंगा 400 हो जाएंगे। हाँ। अनुराग कश्यप से अगर कुछ आप कहना चाहें जो आज तक आपने उनसे कहा नहीं, क्या कहें? बिकॉज उस फिल्म के बाद में एक वाइल्ड फायर की तरीके से इंडस्ट्री में फैल गया कि दैट मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग करवाइए, एंड आफ्टर दैट ही डिड सो मेनी फिल्म्स, सो दैट फिल्म वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अ ह्यूज वे इन यू गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर दैट। I just want Anurag Kashyap to please go back to Gangs of Wasseypur days. Please make more film for newcomer, make more Gangs of Wasseypur, make Gangs of Seattle, Gangs of US. Yeah. कैनेडी को वैसे अभी बहुत अच्छा रिस्पांस उनका मिल रहा है। आई थिंक ही इज गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस। आई एम रियली होपिंग कि वो शुड वर्क कमिंग इन, आई थिंक नवंबर में इंडिया में रिलीज होने वाली है। बहुत एक्साइटेड है सब लोग वहाँ पे। उसमें भी एक बहुत कमाल का एक्टर है, उसका नाम है राहुल भट्ट, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टर है। आपने शायद अगली करके फिल्म थी अनुराग कश्यप की, अगर किसी को याद हो, उससे पहले, उसके बाद उन्होंने फितूर की थी हमारे साथ, राइट। तो आई थिंक बहुत बेहतरीन एक्टर है, आप उसको देखिए, बहुत ही कमाल का काम किया है। राहुल भट्ट वो एक्टर है जिन्होंने बहुत साल पहले हिना करके एक टेलीविजन सीरीज आती थी, आप सबको याद होगा, उसमें वो लीड एक्टर थे, राइट। नहीं तो ये आप जो इमेजिन करते हैं एक्टर्स की, जिनकी एक इंडस्ट्री में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज को ब्रेक करने की जो आपके अंदर रिस्क टेकिंग है, वो कैसे आती है? हाउ डू यू इमेजिन अ सर्टेन कैरेक्टर? जैसे अभी आपने रिसेंटली, हम बात करेंगे हरमन बवेजा को, आपने जिस तरीके से इमेजिन किया है स्कूप में, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी, मुझे लगता है एक्स्ट्रॉर्डनरी कास्टिंग है। बट हाउ डू यू इमेजिन राहुल भट्ट इन अ कैरेक्टर लाइक अगली फॉर एग्जांपल? आई थिंक ये अनुराग कश्यप और राहुल भट्ट एक दूसरे को पहले से बहुत चलने से जानते थे, तो बहुत सालों से आप राहुल भट्ट को कुछ करेक्ट ब्रेक नहीं मिल रहा था। अगर आप अगली में देखोगे ना, उसका रोल भी क्या है, एक फेलियर एक्टर हु लुकिंग फॉर वर्क। तो अनुराग कश्यप ने उनकी सही साइकी को, जो उनकी लाइफ में चल रहा था, उसको उठा के करेक्ट कास्ट किया। आई थिंक दैट इज हिज जीनियस। वो सही समय में आपकी पर्सनैलिटी को कास्ट करते हैं और करवाते हैं। मुझे भी सोचते हैं कि ऐसा सोच बंदा जो खुद भी इस स्टेज पर है, जिसको हीरो बनना है लेकिन वो नहीं बन पा रहा, तो वो उसकी इनसिक्योरिटी को, उसकी जो मेंटल स्टेट को सही से यूज़ किया था, इसलिए राहुल भट्ट वहाँ पर आया था। क्या बात है।
ऑलराइट, एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि जब बदी के फूल महकेंगे यहाँ, बदी बुराई, जब बदी के फूल महकेंगे यहाँ, नेकियों पर तुम अपनी शर्माओगे। सो मुकेश छाबड़ा ने बहुत से एक्टर्स को के करियर को बदल दिया है और उनको एक नया रास्ता दिखाया है हर तरीके से। लेकिन किसी भी कहानी में जो एक पॉजिटिविटी है और अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन उसमें जो है उसमें कुछ सर्टन रंजिशें भी होती हैं, उसमें कुछ अफसोस भी होते हैं, उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी होते हैं। मैंने एक बार मुकेश से पूछा कि आपको कभी रिग्रेट हुआ कि कोई कास्टिंग आपने किसी करी हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सर्टन एक्टर्स को आपने कास्ट किया और दे बिकम बिग, लेकिन ऐसे भी एपिसोड्स होते हैं जब सर्टेन लोग विद इन द इंडस्ट्री डिसअपॉइंट करते हैं और गलत बयानी करते हैं कि आपके बारे में गलत सलत बातें होती हैं कि भाई ये इन्होंने कास्टिंग ऐसे नहीं करी, ये हुआ वो हुआ। तो ये नेकियों पर कभी आपको अफसोस हुआ है कि यार ये शायद नहीं करना चाहिए था? बट हैव यू, आई एम श्योर दैट यू हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस विद इन द इंडस्ट्री एज फार एज कास्टिंग इज कंसर्न एज वेल। आई थिंक आप किसी फील्ड में रहो ना, आपको अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस साथ साथ ही चलते हैं। ऐसे नहीं कि आप दिन में उठेंगे और पूरे दिन घुटी घुटी लगेगा आपके साथ। स्पेशली बॉम्बे में भी आपका दिन, आप खुश और दुख एक ही दिन में होते हैं। सेम वे आप कास्ट भी करते हो तो कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो काम करने के बाद, मिलने के बाद दे डोंट रियली एक्नॉलेज यू और अप्रिशिएट योर वर्क। कुछ होते हैं जो आपके साथ हमेशा चलते हैं, चाहे जिसमें मनोज वाजपेयी हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे सुशांत हो, जो हमेशा साथ आपके लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं आपको जो डिसअपॉइंट करते हैं, क्योंकि लेकिन ऐसा होता है ना कि कर्मा वापस घुमा के ले आता है। जब एक दो फिल्में जब नहीं चलती तो घूम फिर के रिटर्न मार के भाई हेल्प कर दे। तो आई थिंक ऐसा होता रहता है। पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप अपना काम करते रहो, आपको अपने फल के बारे में मत सोचो। मैं अपना काम करता हूँ क्योंकि आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म। मैं और लोगों की तलाश में शुरू हो जाता हूँ। मैं अगर बार बार सेम लोगों के बारे में सोचता रहूँगा तो मैं जो नए लोगों से मिलने वाला हूँ वो अपॉर्चुनिटी को खो दूंगा। तो आई डोंट थिंक अबाउट देम आफ्टर फिल्म इज डन, क्योंकि जितना उनके बारे में सोचोगे उतना आप हर्ट हो गए। तो आप नेक्स्ट फिल्म के बारे में सोचो, नए कलाकारों को ढूंढने के बारे में सोचो, नई मुन्ने के बारे में सोचो, नए राजकुमार के बारे में सोचो, नए एक्टर के बारे में सोचो। आप तो कीप मूविंग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से जैसे पेरेंट्स हैं, देखिए मैं भी इंडस्ट्री का बहुत सालों से मैं हिस्सा रहा हूँ और मैंने भी बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं बहुत से एक्टर्स के साथ में। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो सर्टन एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, वो शायद थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और कि किसी तरीके से बस वो बन जाएं, स्टार बन जाएं। उनको कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? हाउ डू यू डील विद सच पीपल हु वुड डू एनीथिंग टू बिकम एन एक्टर और स्टार? कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप जल्दी फिसल जाओगे। क्योंकि आपको क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस को बिलीव करना पड़ेगा, अपने टैलेंट को बिलीव करना पड़ेगा। टेम्परेरी सक्सेस जो है वो बहुत जल्दी चलती नहीं है, वो बहुत जल्दी आप गिर जाते हो। क्योंकि आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि सोशलाइज करोगे, पार्टी करोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक्टिंग करनी है। पीपल आई वांट टू सी योर परफॉर्मेंस, दे डोंट वांट टू सी कि आपने रात को कितना पार्टी किया और किसके साथ पार्टी किया। नोबडी केयर्स। आपको परफॉर्मेंस में ध्यान देना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन पार्टी, सोशलाइजिंग, अननेसेसरी मीटिंग पीपल। अगर आपका काम नहीं है तो मत मिलो, सीधा जाइए और काम कीजिए और जाइए, वही आपको काम दिलवाएगा। आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है, काम से ही काम मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट, सो आप लोगों में से कितने लोग OTT शोज देखना पसंद करते हैं? कौन सा फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा आपका? नेटफ्लिक्स या अमेजॉन? रैपिड फायर आपके साथ में। नेटफ्लिक्स। कौन सी शो देखते हैं आप बताइए? आप लास्ट हिंदी हाँ, बेसिकली मेरे शोज की बात कर रहे हो ना? एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे शोज जो आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे अच्छे शोज मेरे होते हैं। आई एम जस्ट किडिंग, बिकॉज मुझे इतना सारा काम करना है। अगर मुझे जितना काम मिलेगा उतने एक्टर को मैं ला सकता हूँ। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों को सारे नेटफ्लिक्स में डेली क्राइम भी पसंद आ रहा है, स्कूप भी पसंद आ रहा है, सीक्रेट गेम, वो मेरा पहला OTT का बड़ा शो था। क्योंकि सीजन 3 के लिए अनुराग कश्यप और विक्रम अडवाणी को फिर से कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक वो मेंटली वहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं। अभी विक्रम ने जुबली बनाया है और अनुराग ने कुछ और शो बनाया, मतलब। राइट। तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट का जो एक ख्वाब देखा था मुकेश ने, उसमें स्टार बनने में उनके वो OTT ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। जैसे हमने देखा है कि चाहे कीर्ति कुलारी हैं, चाहे रसिका दुग्गल हैं,
पंकज त्रिपाठी एक सुपरस्टार हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जयदीप अहलावत हैं, विजय वर्मा इज आई थिंक ही इज सो गुड राइट नाउ व्हिच इज अमेजिंग। और इतना लेवल प्लेइंग फील्ड है कि डार्लिंग में आप आलिया और विजय एक साथ में आते हैं, दोनों का कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं। सो ओटीटी शोज में एक बहुत बड़ा शो है, आपने शायद नाम सुना हो, फैमिली मैन। सो अभी हमने जिक्र किया गैंग्स ऑफ वासेपुर का, मनोज बाजपेयी, इनफैक्ट उनकी कहानी है कि मनोज भाई सबसे बड़े स्टार थे, तो वो बड़े अच्छे होटल में रहते थे, तो वो क्या करते थे कि वो सारे स्टार कास्ट को अपने होटल में बुला के खाना खिलाते। हमको लगता था कि अगर खाना खाना है तो ढंग के होटल में खाना है, क्योंकि हम सारे जितने भी ऐसे, मैं, हुमा, नवाज भाई, रिचा, लाइन बना के मनोज के होटल के बाहर खड़े कि आज खाना खिलाएगा, अच्छा ये। सो फैमिली मैन की जो कास्टिंग, आई थिंक फैमिली मैन की कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मनोज भाई हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल फिगर बिकॉज ऑफ दिस शो। उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो ट्रैवल करते हैं और जिस तरीके से उनको एक फॉरेन ऑडियंस ने भी जो रिकग्निशन दिया है इस शो से, वो कमाल का है। लेकिन मनोज भाई को इमेजिन करना इस किरदार में, एक सीक्रेट सर्विस के किरदार में, और वो भी फैमिली के उसके इश्यूज हो रहे हैं, वो एक कहानी है, दिलचस्प सी कहानी है, जिसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकेश से कि अगर वो शेयर करना चाहें आपके साथ। मनोज भाई के ऑफकोर्स सब जानते हैं टैलेंट के बारे में, मैं तो बहुत छोटा हूं उनके टैलेंट के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि राजन डीके कब लास्ट 2 फिल्म वर्क नहीं किया था। जब आपका कोई फिल्म नहीं चलता है ना, तो लोग बहुत दूर आपसे भागने लगते हैं। ये बहुत बॉम्बे की कड़वा सच है। अगर आपकी लास्ट की 1-2 फिल्में नहीं चलते तो लोग आपसे भागते हैं, डायरेक्टर से भी, उसके एक्टर से भी, किया है तो फ्लॉप है, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और उस वक्त राजन डी के अमेजोन नया इंडिया में आ रहा था, तो वो पहला शो था अमेजोन। उससे पहले एक शो आया था फॉरगॉटन आर्मी जो बन रहा था, कबीर खान ने बनाया था। उसके बाद दूसरा शो था फैमिली मैन। तो बहुत सारे एक्टर के पास हम लोग गए थे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेड नो टू दैट पार्ट, बिकॉज राजन डी के न्यू पीपल क्या बनाएंगे शो, क्या करेंगे। तो फिर एक दिन सैड डी के राज की क्या करें, ठीक है, ऐसे एक्टर को ढूंढते हैं जो एक्टर बहुत अच्छा हो, बाद में देखते हैं। तो देन फिर जो फैमिली मैन में एक आदमी है मनोज बाजपेयी, जो इतना आम आदमी लगता है, जैसे लगे हमारे अंकल, हमारा चाचा, हमारे भाई, इतना सिंपल एक्टर है वो, इतने आम इंसान की तरह लगते हैं। जैसे उनकी एक ब्यूटी है कि वो कहीं सी भी रोल में डालो तो लगता है कि हमारे घर का ही आदमी है जी। तो फिर मैंने उसी वक्त आई रिमेंबर कॉलिंग मनोज भाई कि मैं आपके घर में राजन डीके को भेज रहा हूँ, उनसे अभी मिलो। तो मतलब आई एम डीके से, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। यू नो, जब आदमी इतना हार जाता है तो फिर उस होप के साथ जाता है चलो ये भी ट्राई करते हैं। तो देन वो गए उसके घर पे, एंड नरेशन हुआ, और उसके बाद इमीडिएटली सेड यस एंड राइट द हिस्ट्री। अभी बहुत सारे डायरेक्टर मुझे फ़ोन करते हैं मनोज बाजपेयी के डेट्स के लिए, तो अभी 3 साल तक तो डेट्स नहीं है उनके पास, अब 2026 के बाद ही अवेलेबल है। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मनोज भाई का इस फिल्म के बाद में। आई थिंक वो बहुत ही दिलचस्प चॉइसेस कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आदमी अगर एक्टर अच्छा है ना, उसकी लाइफ बार बार बदलती है। सच्चा के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई, फिर एक लंबा ब्रेक आया, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद फिर लाइफ चेंज हुई, फिर लंबा ब्रेक आया, फिर फैमिली मैन आया। आपके लाइफ में अगर आप अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं, आप काम करते रहते हैं ना, आपकी लाइफ बार बार पटरी पे आती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला सब करता है। क्या बात। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है सब्र और अच्छा इंसान होना। वो उसको प्रैक्टिस करें मेरे ख्याल से, वो डेफिनेटली और कुछ है नहीं, पेशेंस और कुछ है नहीं। और इम्पोर्टेंट तीसरी चीज मुझे हमेशा लगता है कि हैप्पीनेस, कि अगर आप काम की तलाश करते वक्त खुश नहीं है तो मतलब नहीं है कुछ, क्योंकि आप उस ड्रीम के लिए कोशिश कर रहे हैं जो आपको बनना है, और आप दुखी होकर ढूंढ रहे हैं तो क्या मतलब है। एब्सोल्युटली। पुष्पा देखी है आपने फिल्म? मैंने नहीं करी। उन्होंने नहीं करी। उसमें गाना है आ अंटा वाह, ऊ अंटा वाह। तो उसमें एक्ट्रेस कौन है उस गाने में? समंथा। कैसी लगती है आपको एक्ट्रेस? ओके, सो फैमिली मैन 2 देखा आप लोगों ने? सो समंथा का जो कास्टिंग है वो मुकेश छाबड़ा ने करी है, और वो इमेजिन करना उनको कि एक तो साउथ इंडियन कैरेक्टर है, और she is completely an antithesis of the sort of roles that she has done, और उन्होंने बहुत वैरायटी के रोल्स उन्होंने करे हैं, और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। बट मेनली उनका जो एक पर्सोना था वो एक स्टार का हमेशा रहा है, लार्जर देन लाइफ, लाइक मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड मुकेश ने उनको इमेजिन किया
उस किरदार में, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस शी डिलीवर्ड, एंड एवरीवन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड रेव्ड अबाउट हर परफॉर्मेंस. सो एक तो जोरदार ताली होनी चाहिए. ये विजन रखने के लिए कि आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं. समांथा के बारे में कुछ बताइए. हाँ, फैमिली मैन एक तो राजनीति के साथ फैमिली मैन 1 हिट हो गया, तो सबका कॉन्फिडेंस में से बढ़ जाता है ना, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, राइटर, कास्टिंग राइटर. हम सबको लगा था अभी हम पकड़ में आ गए, तो हमको लगा था 2 को और बेटर करना है, क्योंकि आपके ऊपर भी प्रेशर होता है, क्योंकि पहला जब सक्सेस हो जाता है दूसरे की और टेंशन रहती है कि दूसरा सीजन शुड वर्क. तो जब ये मालूम चला कि इसमें जो कास्टिंग है थोड़ा साउथ को हम टच कर रहे हैं इस शो के अंदर, तो ये डिसीजन था कि अगर हमने साउथ को भी टच करें तो रियलिस्टिक लगना चाहिए और एट द सेम टाइम पावरफुल लगना चाहिए. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एक इंपॉर्टेंट हिस्सा दिखा रहे शो के अंदर, एक साउथ सेक्शन दिखा रहे, तो वो इतना पावरफुल है, उसके अंदर हमको एक पावरफुल एक्टर चाहिए थे. तो मैं समंथा का कुछ काम देखा, हालांकि ये बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली मीट दिस गर्ल. उसको फिर बॉम्बे बुलाया. देन पहले तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप कौन है, बिकॉज साउथ वालों और बॉलीवुड में भी उतना क्लियर नहीं था कि कौन कास्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है. तो फिर जब उसको फ़ोन किया, शी केम डाउन टू बॉम्बे एंड मेट राज एंड डिकेनस, एंड देन दैट्स हाउ इट हैपेंड. आई थिंक हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये होता है कि कास्टिंग का मतलब हम हर तरह की फिल्म देखते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, चाइनीज, जो भी हमको फिल्म देखने का मौका मिले हम देखते हैं. वो टैलेंट कहीं भी मिल जाता है, क्योंकि एक्टर होते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में काम करें. So that's how it's fun. Now Vijay Sethupathi also you'll see in Jawan also again. Of course, फर्जी में भी वो थे. और अगर एक बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है फैमिली मैन 2 में, जो मनोज भाई के जो बॉस बना है, और उनको बहुत ज्ञान उनको देता है, और मनोज भाई आखिर में उसको खूब उसकी सुताई भी करते हैं. मुझे याद है कि वी वर सो एक्साइटेड विद दिस परफॉर्मेंस दैट मैंने मुकेश को मैंने फ़ोन किया कि दैट मुझे उनका इंटरव्यू करना है, एंड ही गेव मी हिज नंबर, एंड वी कॉन्टैक्टेड हिम, एंड वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर दैट. सो जो एक्साइटमेंट आपका इन एक्टर्स के लिए है, वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है. वो बड़ी खुशी होती है किसी आदमी को अच्छा काम करते हुए, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं. मुझे लगता है कि एक बाप को बच्चे में जब स्टेज पे बच्चा नाचता है तो बाप को खुशी होती है. मुझे भी उतनी खुशी होती है कि मैं देखता हूँ, अरे यार इसको लोग बोल रहे हैं, अरे इसको मैंने ढूंढा है. ये कबीर सिंह में जो भाई है, ये मैंने कास्ट किया है, मैंने कास्ट किया, अरे बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत खुशी होती है, क्योंकि अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है और आप उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है तो बड़ी खुशी होती है. क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी ला सकते हैं. अगर मेरे अंदर वो शायद भगवान ने वो काम दिया है कि मैं किसी को एक स्टेप आगे ले जा सकता हूँ, अगर उसका मैं हिस्सा हूँ तो खुशी होती है. आई होप मैं ये लाइफ भर ये करता रहूँ और अपनी ऑनेस्टी और प्योरिटी को कभी खो ना, ये मेरे को हमेशा डर रहता है. इसलिए मैं रोज़ अपने आप को चेक करता हूँ, अभी भी ठीक है कि नहीं है, अभी भी ठीक है कि नहीं है, तो वो कोशिश करता हूँ. क्या बात. अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक उस संजीदगी को समझिए, उसको एक आई एम श्योर कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे. पिछले कुछ सालों में, 2-3 साल में आपने सुशांत के बारे में आपने बहुत सुना है. यूएस में बहुत सी खबरें आईं, बहुत सी अफवाहें हुईं, और सुशांत का जो की पहली फिल्म थी काय पोछे, उसकी कास्टिंग मुकेश ने करी थी, और फिल्म से पहले वो उनके ऑफिस में मोस्टली पूरा दिन वो गुजारते थे और वहीं पर सो जाते थे ऑडिशन देने के बाद. मुकेश की जो पहला डायरेक्टोरियल वेंचर था दिल बेचारा, वो उसमें सुशांत उसका हिस्से थे, जो कि इत्तेफाक से सुशांत की आखिरी फिल्म भी हुई. तो मुकेश, मुझे अंदाज़ा है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल मकाम होता है सुशांत के बारे में बात करना, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक सब लोगों के जहन में सवाल है सुशांत से रिलेटेड, और हर किसी को अफसोस है. मुझे पिछले कुछ सालों में इतना एक हार्ट ब्रेकिंग एक एक्सपीरियंस शायद किसी के लिए भी नहीं हुआ होगा जिस तरीके का सुशांत का हमारे बीच ना होना रहा है. पहली बार आप सुशांत से कब मिले थे? पहली बार सुशांत से एक सुशांत के बारे में बात होती है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है. पहली बार बॉम्बे में एक चाय कॉफ़ी के लिए थे, वहाँ पर वो बैठा हुआ था. जब मुझे लगा आज क्योंकि टेलीविजन में काम करता है, वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर अ फिल्म? ही सेड श्योर. तो वो ऑडिशन के लिए आया था ऑफिस में. फिर बहुत समय बीत गया. उसके बाद शोभा संत करके एक हमारे मित्र हैं जो प्रोड्यूसर है अभी, उन्होंने मुझे बोला था एक्टर है, उससे मिल लें. मैंने मैथी मैस्टर आई इससे तो मिला हूँ पहले भी. जब दोबारा मिला तो एक कनेक्ट हुआ उसके साथ कि यार ये
क्योंकि मुझे बहुत वक्त लगता है किसी एक्टर को दोस्त बनाने में। मुझे लगता है कि एक्टर किसी के दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि अपने आप में इतने बिजी रहते हैं अपने सेल्फ के साथ कि वो किसी के दोस्त नहीं बन सकते। तो सुशांत को देख के लगा कि यार इसके साथ दोस्ती हो सकती है। तो बस बैठना शुरू हुआ, बातचीत करना शुरू हुई, धीरे धीरे उसके साथ और क्लोजनेस बनी एज ए फ्रेंड। फिर काय पोची हैपेंड। काय पोची में ही गिव अ वेरी गुड टेस्ट। ही गिव एटलीस्ट 15 राउंड ऑफ ऑडिशन, राजकुमार, अमित साध एंड सुशांत सिंह राजपूत। उस काय पोची हुआ और उसके बाद बैक टू बैक उसकी फिल्म आना शुरू हो गई। फर्स्ट टाइम आई मीन चाय कॉफी बिफोर 1 year बिफोर काय पोची। बहुत ही कम एक्टर्स होते हैं जिनको कि इतनी कामयाबी मिलती है जितनी कि सुशांत को मिली है। बहुत सी उनकी फिल्में उनकी बहुत ज़्यादा कामयाब रहीं। इवन फिल्म्स लाइक सोन चिड़िया, जो कि बॉक्स ऑफिस पे शायद उतना नहीं कमाल कर पाई, लेकिन क्रिटिकली बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। इट हैज़ बिकम लाइक अ कल्ट क्लासिक नाउ। जब उनके देहांत की खबर आपको पहली बार मिली, तो कैसे आपने रिएक्ट किया उसका? आई वॉज वेरी आई रिमेंबर, मैं अपनी माँ को एयरपोर्ट, वो दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे मेरे पास, उनको एयरपोर्ट लेके मैं घर आके गाड़ी पार्क ही किया था। मेरे एक डायरेक्टर, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि टीवी ऑन कर, टीवी ऑन कर, टीवी ऑन कर। एंड सरप्राइजिंगली मुझे भी टीवी के थ्रू मालूम चला। इट्स वेरी शॉकिंग बिकॉज मैं अपनी माँ को सेटल कर रहा था, वो आई थी। तो उस वक्त जब टेलीविजन ऑन किया तो आई वाज फुल्ली गया। उस वक्त में आई रिमेंबर प्रियम इज सिटिंग हियर। प्रियम वाज द फर्स्ट पर्सन, शी लिव्स इन नेक्स्ट टू माय हाउस। Priyam and Priyam husband Sarvesh is very close to me. So she immediately came up and was crying, and I remember first person she came to my house and hugged me. I remember that moment. उसके बाद immediately I went to Sushant's place with Sarvesh, who is very close friend of mine, with Priyam's husband. हम दोनों गए, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके बाद से लेके उस दिन से लेके आज तक आई एम स्टिल अनकम्फर्टेबल। मुझे आज तक भी आई ऑल्सो वांट टू नो क्या हुआ था। आई की विश कि वो कोविड का टाइम था, पेंडेमिक का टाइम था, शायद मेरी उससे बात हो जाती, शायद मुझे कुछ मालूम होता। तो इतने सारे सवाल है जो आज तक अनआंसर्ड है। तो आई एम ऑल्सो आस्किंग कि शायद मुझे बता देता, क्योंकि दोस्त था, भाई था, शायद कुछ मूवमेंट थी, मुझे बता देता, शायद तेरी मैं मदद कर सकता। इफ यू डीलिंग विद समथिंग मैं मदद करता। पर फिल्म बनाया था, डबिंग कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था। तो बहुत थोड़ा मतलब वही सेम नहीं होता है अभी भी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी आंखों में एक नमी देख रहा हूँ। और लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत से लोगों के जो एक परसेप्शंस हैं, सवाल हैं, हमें डिस्कशन करना चाहिए। और मुझे याद है कि मेरा भी उनके साथ में एक सर्टेन अमाउंट पे, जाहिर साहब जिस तरीके का आपका करीबी रिश्ता, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं वैसा नहीं था, लेकिन आई न्यू हिम वेल। और मुझे याद है कि हर गाना जब दिल बेचारा का रिलीज़ होता था हम लोग रोते थे। जब फिल्म देखी, मतलब आई क्राइड लाइक buckets actually while watching the film, because हर बार जब उसको देखते थे तो इतना ऐसा एक लगता था किसी ने सीने में एक खंजर उतार दिया हो। क्योंकि मैं आपको जब भी कोई दिल बेचारा की बात करता ना, तो मैं अभी भी नहीं बोलता कि वो मैंने फिल्म डायरेक्ट करी है, क्योंकि मैं उस फिल्म का क्रेडिट लेता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है फिल्म के साथ लोगों ने फिल्म को इतना पसंद किया, लोग पूरे बोलते हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्म वो चली, OTT में नंबर 1 फिल्म, पूरी दुनिया में लोगों ने फिल्म को देखा। पर मैं कभी भी खुश नहीं होता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि फिल्म बहुत बढ़िया थी, बहुत हिट थी, लेकिन मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि मैं उस बार फिल्म के बारे में बात नहीं करता। मैं अभी भी बोलता हूँ मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, लोगों को बोलता नहीं हूँ कि दिल बेचारा मैंने बनाई है, क्योंकि मुझे वो खुशी की फीलिंग ही नहीं आती। क्योंकि एक तरफ लोग बोल रहे हैं दिल बेचारा बहुत अच्छी है, अनदर साइड आई लॉस्ट माई फ्रेंड। तो मुझे मालूम नहीं कि मैं खुश किस बात पे हूँ, कि दिल बेचारा पे सक्सेस पे खुश हूँ या सुशांत पे तो चला गया। तो इसलिए वो फिल्म के बारे में जब भी कोई बात करता है तो मैं मुझसे बोलता हूँ कि यार वो जो होना था फिल्म के साथ हो गया। जितनी कामयाबी मिलनी थी वो सुशांत देख के गया है, सुशांत की वजह से हुई है कामयाबी। तो उस फिल्म में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, उसका मैं एक हिस्सा था, पर इतना ही है। लेकिन उसकी सक्सेस में, उसकी पॉपुलैरिटी में, उसकी पहचान में मेरा कुछ हाथ नहीं है, वो सब सुशांत का है। लेकिन मुकेश, जो सारा एक आउटरेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा आउटरेज हुआ, और इस तरीके से पूरा बॉयकॉट बॉलीवुड का एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे खबरें सामने आई हैं, एक आउटसाइडर इनसाइडर और नेपोटिज्म, और जिस तरीके की बातें सामने आई, इट बिकेम सो एग्रेसिव। आपको कुछ अफसोस हुआ कि दैट, बिकॉज आप सुशांत को बहुत करीब से जानते थे, क्या आपको लगता है कि वो उसने ये सब चीज़ें अप्रिशिएट की होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो होता तो और गुस्सा आता, क्योंकि वो अगर होता तो उसको और गुस्सा आता कि उसके नाम के साथ क्या हो रहा है।
गलत है ना, क्योंकि आप किसी और एजेंडा की वजह से किसी के नाम को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो गलत बात है। क्योंकि लेट हिम रेस्ट इन पीस, लेट उसकी फैमिली ऑल्सो लेट हिम रिलैक्स। वो कितना कुछ उसके बारे में हो गया, कुछ नहीं, तो वो खुश नहीं होता। अगर वो होता तो उसको और बुरा लगता। राइट। मुझे याद है कि कृति सैनन ने ट्वीट किया था, और जैसे ब्लाइंड आइटम्स का जो कल्चर है कि आप बगैर नाम लिए लेकिन सब कुछ जाहिर कर दिया आपने, और आप आई थिंक gossip करते हैं। काफी वो खत्म हो गया है। मेरी कृति से मेरी यही बात हुई आई थिंक कुछ टाइम पहले, और तो एग्जैक्टली हमने यही डिस्कस किया कि कम से कम उसमें एक चीज सामने आई कि उस पूरे एक्सरसाइज में कम से कम जो ब्लाइंड आइटम्स का जो कल्चर है बंद हो गया, वो बंद हुआ। वो होना भी चाहिए था। क्योंकि होता क्या है कि किसी को भी डैमेज करने के लिए ना कुछ भी बोल सकते हो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। इट्स लाइक वो पंजाबी में कहावत है ना कि गली तक बड़ी गल्ला होती है, मतलब कोई भी बात कर सकता है कुछ भी बैठ के। तो अभी वो वाला होता था कि कोई भी थर्ड पर्सन आके बैठे बैठे बात कर देता है और कोई भी लिख देता है। आई थिंक वो कल्चर बंद हो गया। अभी जब तक आपके पास फैक्ट नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ में किसी के बारे में नहीं लिखते हैं, इनमें एक बहुत अच्छी चीज़, नई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी। चलो एक अच्छा काम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की जो गॉसिप सुशांत से रिलेटेड हुई और जिस तरीके की अफवाहें फैली, काफ़ी बार इस तरीके से भी हो जाता है कि जो खबरें आती हैं मीडिया में तो वो इंडस्ट्री के विदिन लोग होते हैं, शायद वो पब्लिश कराते हैं, किसी कास्टिंग नहीं, किसी की हुआ, किसी का कोई रंजिश रही, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें भी होती हैं। सच्चाई है कि आपको लगता है कि उसने कहीं उसको अफसोस था इस चीज़ का? डिड इट हर्ट हिम? ही वाज अ वेरी सेंसिटिव बॉय। आई थिंक कोई भी होता तो हर्ट होता है ना। आप भी होते हो जगह पर, या मैं भी होता, या कोई भी होता, तो अगर आपके बारे में कुछ बात लिखी जा रही है, आप सच नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको दुख होगा ना। अगर मैं अभी आपके बारे में ऐसे कुछ बात बोल दूँ जो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, तो आपको भी दुख होगा। अगर यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको बोलूंगा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे, आपका कुछ एजेंडा है, तो उनको दुख होगा कि हम तो सिर्फ से बात करने के लिए आए हैं, व्हाई यू टेकिंग इट रॉन्ग। तो जिस बात के पीछे आपका हाथ नहीं होता और फिर भी आपको उसमें घसीटा जाता है, तो ऑफकोर्स आपको फील होता है, हर्ट होता है। हर आदमी को हर्ट होता है। कोई बोले कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम अ स्ट्रांग मैन, आई एम अ स्ट्रांग वुमेन, नहीं, सबको हर्ट होता है। जो सच नहीं है ना, उसने अगर आपका हिस्सा नहीं है तो आपको हर्ट होती है, तो उसको भी हर्ट होता था। सुशांत होना भी चाहिए। जी, सुशांत की कौन सी फिल्म आपकी पर्सनल फेवरेट है दिल बेचारा के अलावा? माय फर्स्ट फेवरेट इज काय पोचे, बिकॉज 3 नए लड़के आए, फ्रेशनेस। ईशान नया हीरो बॉलीवुड को मिला था, तो वो सुशांत मिला था। देन आई थिंक आई लाइक सोन चिड़िया लॉट, व्योमकेश बख्शी मुझे, और धोनी ऑफ कोर्स एवरीवन नो धोनी टू, एंड या ये सब थे। राइट। मुकेश, अभी कुछ टाइम पहले आपके पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत दुखद एक घटना घटी है। आपकी माता जी हमारे बीच नहीं रही। क्या एक ये पहले सुशांत फिर आपकी माता जी, कैसे आपने डील किया इतने बड़े लॉसेस को? एंड कहीं कुछ क्या आपको एक सिमिलैरिटी नज़र आई इन दोनों तजुर्बों में? बहुत ही करीब आपके दो शख्स इस दुनिया से चले जाते हैं। डिड यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी इन अ वे एज वेल? ऑफ कोर्स माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो वो तो अभी मदर को गुजरे अभी 4 महीने भी नहीं हुए। अभी भी मैं उससे बाहर आया नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को जोक्स करके या लोगों से बात करके अपने ध्यान को भटकाने के लिए। लेकिन अभी भी मैं मेंटली आई एम स्टिल विद माई मदर ऑलवेज। एंड ऑफ कोर्स सुशांत से डील कर ही रहा था देन सडनली। एंड मेरी माँ और सुशांत बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। वो साथ में मेरे घर पे जब सुशांत रहता था तो वो मेरी माँ पराठे बनाती थी, सुशांत बैठ के खाता था। आई स्टिल हैव सो मेनी पिक्चर वेयर बोथ आर सिटिंग एंड ईटिंग, एंड नाउ आई हैव ओनली अ पिक्चर, दोनों नहीं है। तो अभी सिर्फ मेरे पास फोटो बची है दोनों की, और दोनों में से कोई नहीं। माँ के साथ यही होता है कि अभी भी एंड मेरी माँ को मालूम था कि मैं अमेरिका जाने वाला था, तो हमने इससे पहले डिसाइड कर लिया था कि मेरा यूएस टूर शुरू होने वाला है। तो हमारा प्लान था कि मैं अपनी माँ को साथ में लेके आऊँगा। तो मेरी माँ साथ में आज नहीं है, लेकिन मेरे साथ है। लेकिन वो शी वाज सपोज टू यहाँ पर होने वाली थी मेरे साथ अमेरिका में। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, लेकिन मेरे पास है इतना है। तो वो बस ये टूर इसलिए और भी स्पेशल है कि माँ भी आएगी, फिलहाल तो घूमेगी अमेरिका में, लोगों से मिलेंगी, वो सब होगा। लेकिन ऊपर वाले की जो मर्जी होती है। वो 1 महीना आईसीयू में अपने हेल्थ के साथ बैटल कर रही थी। 1 महीने तक आईसीयू में ऊपर नीचे चलता रहा। डॉक्टर बोलते थे कि 2 दिन बचे हैं आपके पास, आपकी माँ कल तक बची है। तो मैं रोज आईसीयू में था, रोज मुझे 1 दिन का हेल्प मिलता। डॉक्टर बोलते थे 2 दिन और है भाई,
तो मुझे लगा 2 दिन तो मेरे माँ और है, फिर बोलते कि 3 दिन है, तो रोज एक एक दिन मैं गिन रहा था। और उसके बाद तो बस यही हुआ। अभी तक भी नहीं मुझे पता कि वो लोग कहते हैं ना कि जिसके साथ गुजरा वही बता सकता है कि वो कैसे बिल्कुल, डील करते हैं, तो बिल्कुल, कोई और बता नहीं सकता बिल्कुल। कि दुनिया में सारी दुनिया की प्रॉब्लम एक तरफ, लूजिंग अ मदर इज अ डिफरेंट थिंग। बाकी जितना भी आपने सक्सेस, आपका पैसा, आपका काम, किसी की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास आपकी माँ नहीं है तो। जी, आपने अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था मेंटल हेल्थ के ऊपर। एक डिस्कशन भी स्टार्ट हुआ पिछले कुछ टाइम में कि दैट जो यंगस्टर्स हैं, एक्टर्स जो आते हैं, और कैसे स्ट्रेस से कैसे डील करें, और क्योंकि आई एम ऑल्सो डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इशू। जी मैं खुद भी अपने आप को, क्योंकि मेरे को खुद के अपने मूड मालूम नहीं, क्योंकि आई गेट इरिटेट, आई स्टार्ट क्राइंग, मैं किसी और बात पे टॉपिक बोल, तो मेरे साथ खुद भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरे आई बिकॉज ऑफ मदर, एक्टर तो और चीज़ों को और तरीके से डील किया, बिकॉज उनको काम नहीं मिलता है, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बॉम्बे में रहने का स्ट्रेस, उसके साथ आपको अपने आप को कैसे खुश रखना है काम की तलाश में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटली यू आर नॉट फाइन तो हाउ विल यू वर्क? तो ये बहुत बड़ी एक जो प्रॉब्लम है जिसमें लोग बात नहीं करते। मैंने बात करना शुरू किया है, मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मेंटली ठीक नहीं है तो आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं रहोगे, किसी काम में ऑनेस्ट नहीं रहोगे, अपने ड्रीम के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, बिकॉज आप अंदर अंदर अपने आप से खाए जा रहे हो। यू जस्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ एंड यू डीलिंग विद सो मेनी डिफरेंट इश्यूज। आपको हर बात में अजीब लगने लगता है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक्टर्स को मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है यार, अगर आपको काम नहीं मिला, मेक श्योर दैट यू मेंटली ओके, क्योंकि हो सकता है आप सबको काम ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटली अपने आप को ठीक नहीं रखोगे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ एक्टर्स को कि प्लीज़ 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 काम नहीं भी मिले, इट्स ओके, जस्ट बी हैप्पी, बी नेक्स्ट योर पेरेंट्स, नेक्स्ट योर फ्रेंड, नेक्स्ट योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, योर वाइफ, योर किड्स, जस्ट बी विद देम, बट don't be alone if you're feeling uneasy or you're not feeling mentally okay. Just be with your family, be with your friends. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार होना और अच्छा खाना। तो आप लोगों को कहीं पर भी अगर अपने आसपास कोई भी ऐसा शख्स नजर आए जो कि आपको लगे कि दैट ही और शी इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ टफ टाइम, तो आप जादू की झप्पी उनको जरूर दें। एंड बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इसलिए मेरी वर्कशॉप भी जब कोई करते आते हैं यहाँ पे निशान मस्ट बी सिटिंग हियर समवेयर, ही नोस कि मेरे वर्कशॉप का प्रोसेस ये होता है कि एक्टिंग की बात नहीं करता हूँ, दिमाग को कैसे ठीक रखना है उसकी बात करते हैं। क्या बात, क्योंकि एक्टिंग तो किसी से भी करवा लेंगे, अगर आप ऑनेस्ट जनरली थोड़ा बहुत जानते हैं एक्टिंग करवा लूंगा, अगर आपका दिमाग ही ठीक नहीं है फिर आप कुछ भी सीख लो, आपसे नहीं होगा। बिल्कुल। अब आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि हम ये बहुत ही संजीदा सी बात हुई है और हमें मुकेश को मुस्कुराने के लिए मजबूर करना चाहिए, थोड़ा सा हंसाना चाहिए? ठीक है, तो इसमें आपको क्या इंडिकेशन क्या मिला, आपको क्या होने वाला है? हाँ जी, तो अभी अब ये वक्त है कि हम मुकेश पर आई थिंक आई मस्ट entertain- टेल हिम अबाउट फरीदुन भाई। मैं जब से मैंने करियर शुरुआत किया था, मेरे पहला इंटरव्यू भी इन्होंने किया था, बहुत कम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर कि भाई तुम्हारा बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए कि आई थिंक 10-12 साल पहले सबसे पहले आपने इंटरव्यू किया था। और आप जिस तरह से आप बातचीत करते हो, जिस तरह से आप ऑनेस्टली सवाल पूछते हो, मुझे लगता नहीं कि इतने सारे मैंने इंटरव्यू दिए हैं, आपके सामने आके मैं मैनिपुलेट नहीं कर पाता हूँ। इनफैक्ट जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पूरे टूर के लिए, तो आज के टाइम पे इतने इंटरव्यूज हैं मुकेश के, लेकिन मुझे याद है कि जब पहली बार हम लोग करना चाहते थे, he was not sure, he did not want to do it, like I had to literally coax him कि you have done something which is substantial और लोगों को पता होना चाहिए और बहुत से लोग उससे सीख सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट आप सब लोगों ने भी इंटरव्यूज देखे हैं मुकेश के, एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही अग्रीड फॉर दैट इंटरव्यू। एंड हम लोग कोशिश करेंगे मुकेश को मुस्कुराने में मजबूर करने के लिए, एंड होपफुली आप लोग भी इंटरटेन होंगे।